तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि असम की लेजिस्लेटिव असेंबली टेबल करने वाली है एक बिल जिसमें पॉलीगेमी के ऊपर पूरा कंप्लीट बैन लगाने की बात की जा रही है। क्या एक्सेप्शंस होंगी वो डिस्कस करेंगे, और आईसीएआर की स्टडी है कि कैसे फर्टिलाइजर यूज और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉइल हेल्थ। आदित्य L1 ने स्पेसिफिक इमेजेस भेजी है जहां पे कोरोनल मास इजेक्शंस यानी कि जो सन की एक्टिविटी है वो ऑल ऑफ अ सडन हाई पे है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 93rd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट की गई, उसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की जो ड्रिल है NSG के बारे में डिस्कस करेंगे। देन जॉइंट फिशरीज कॉर्पोरेशन के लिए अब श्रीलंका ने इंडिया के आगे हाथ बढ़ाया है दोस्ती का कि ये जो फिशरीज को लेकर इशू चल रहा है स्पेसिफिकली, जिसमें न्यूज में लास्ट ईयर कच्चा थी वो आइलैंड भी था, राइट। तो वो किस तरीके से मिटिगेट की जा सकती है, इस डिस्प्यूट को कैसे खत्म किया जा सकता है। सुपर टाइफून क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फुंग कॉन्ग वोंग जो उसका नाम है, एंड स्पेसिफिकली फिलीपींस को ये हिट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड नए प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए लॉन्च किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड क्या टूरिज्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 10 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द हिंदू से ही हम डिस्कस करेंगे। एंड टू बिगिन विद, सबसे पहले आपकी जो न्यूज है वो यही कह रही है कि असम ने 7 साल की जेल की टर्म का प्रावधान ऑन पॉलीगेमी अगर कोई भी कंडक्ट करता है वो टेबल करने का फैसला ले लिया है। दैट मीन्स कि अ कंप्लीट बैन ऑन पॉलीगेमी इन द स्टेट ऑफ असम। पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मेनी एंड गैमी मतलब वाइफ्स, यानी कि एक से ज्यादा अगर आपकी वाइफ होगी तो इन दैट सिचुएशन 7 साल की सजा आपको हो सकती है। एंड इसके लिए एक एक्सेप्शन यहां पर रखी गई फॉर द एरियाज जो कि शेड्यूल 6 के अंडर फॉल करते हैं, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज है वो इनके लिए एक एक्सेप्शन की तरह आए हैं। तो यहां पे आप किस तरीके से आइडिया लेकर चल सकते हो, किससे असम के अंदर भी अब हम देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा इशू चलता आ रहा है कि बाहर के लोग आके, दूसरे कंट्रीज के लोग आकर यहां पर, यानी कि बॉर्डरिंग नेशन जो है वो आकर यहां पर रिजाइड करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो अब पर्टिकुलरली यहां पर अब पॉलीगेमी को बैन करने का मतलब क्या है, राइट, कि वो जो अपना कल्चर वहां से लेकर आते हैं उनको एक तरह से बाहर निकालने का एक तरीका भी नजर आता है, राइट, कि इस तरीके की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल ही ना हो पाए, क्योंकि अब हम बांग्लादेश को बीइंग एन इस्लामिक नेशन जहां पे 4 शादियां अलाउड होती हैं, है ना, एंड इंडिया के अंदर में भी ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं देखी जाती, बट प्रैक्टिस जो है वो बांग्लादेश के अंदर इवन की ज्यादा होती है। तो ये एक इन्फिल्ट्रेशन रोकने का तरीका भी इन दैट केस हो सकता है। तो एक कंप्लीट बैन लगाने की बात की जा रही है। बिल टेबल किया जाएगा नवंबर 25 को। नाम क्या होगा इस बिल का? असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी बिल 2025, राइट। सिंपल सी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सोशल इश्यूज में भी आपको हेल्प कर सकता है, इवन ज्योग्राफी की सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज जो है वो जब आप डिस्कस करते हो उसमें खासी ट्राइब जब डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको ये हेल्प कर सकता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कस्टम इज प्रैक्टिस इन खासी सोसाइटी? पहला आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर टू डॉटर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मैटरनल अंकल टू नेफ्यू। तीसरी है मेकिंग आउट अ विल, ठीक है, या डी ब्रदर कंट्रोलिंग हिज सिस्टर्स प्रॉपर्टी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो खासी सोसाइटी स्पेसिफिकली ट्राइबल ग्रुप्स की यहां पर बात कर रहे हैं। एंड ये क्यों ज्यादातर न्यूज में रहता है? क्योंकि खासी ट्राइब के अंदर हमने देखा है कि अब जो पेट्रियार्की चलती है, पेट्रियार्की तो चल ही रही है इसके अंदर, बट मैट्रिलिनियल है ये कॉन्सेप्ट। तो दोनों के बीच में आपको समझने की जरूरत है। मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल, ठीक है, अलग है फ्रॉम पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। तो खासी ट्राइब की जब हम ऑल टुगेदर बात करते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिलिनी प्लस पेट्रियार्की, यानी कि फैमिली का नाम जो है वो मदर के नाम से, मदर की लीनियज से चलता है आगे, बट अभी भी उसमें पेट्रियार्की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। यानी कि जो सबसे छोटी बेटी होगी इन द फैमिली उसी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी, बट एक्चुअली में जो कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी का वो अब फादर के बाद, फादर तो नहीं इनफैक्ट कि जो मामा होते हैं, मामा के बाद अगर आपका कोई भाई है फॉर एग्जांपल, है ना, कि अगर आप सबसे छोटी बेटी है बट आपका भाई है, बट कंट्रोल आपके मामा के बाद उनके पास चला जाएगा। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पर हम मैट्रिलिनी एज वेल एज पेट्रियार्की दोनों को प्रैक्टिस करते हुए या होते हुए देखते हैं। अदरवाइज एक कॉमन कंसेप्ट इंडिया के अंदर क्या चलता है? पेट्रियार्की है, फादर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरी फैमिली को। उसके अलावा मैट्रिलिनी के अलावा हम पैट्रिलिनियल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि बाप के नाम से आपका वंश चलेगा।
राइट तो यही चीज को अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग रखते हुए हम खासी सोसाइटी के अंदर चीजें देखते हैं, जहां पर जो प्रॉपर्टी है मदर के नाम पे होती है, वो प्रॉपर्टी अब चली जाएगी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी होगी उनकी, ठीक है। अब वो छोटी बेटी जो है मे बी वो डिसीजन मेकिंग पावर में मे बी ना भी हो, बट जो डिसीजन है ऑन हर बिहाफ कौन लेगा, या तो उसका भाई या उसके मामा, ठीक है। तो इस तरीके की कोई विल यहां पर नहीं होती है, विल का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता है खासी सोसाइटी के अंदर। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये चीज डिसाइडेड होती है कि सबसे छोटी बेटी जो होगी उसके पास प्रॉपर्टी जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स ऑब्वियसली। तो जो ब्रदर है वो कंट्रोल करता है अपनी सिस्टर की प्रॉपर्टी टिल देन। तो जब तक अब वो लड़की या तो बड़ी नहीं हो जाती, अगर वो बड़ी हो गई है तो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल या इंटरफेरेंस जो है वो अपनी बहन की प्रॉपर्टी जो कि उसकी मदर की वजह से उसको मिली है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो कंट्रोल यहाँ पर रखते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसको एक बार डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेना। देन क्लाइमेट चेंज इम्बैलेंस एंड फर्टिलाइजर यूज इम्पैक्ट सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। आईसीएआर की भोपाल की ये स्टडी है, उन्होंने ये 6 साल में यानी कि 2017 के बाद से ये स्टडी जो है 8 साइंटिस्ट ने मिलकर कंडक्ट की। 2017 से ऑनवर्ड 6 साल के बाद फाइनली स्टडी जो है इसे पब्लिश किया गया है एंड ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी इसको मिली, रिसर्च जर्नल लैंड डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट के नाम पे जो है इसका आर्टिकल भी छपा इंग्लैंड की एक इंटरनेशनल जर्नल के अंदर। सो बेसिकली इन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया है कि ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ना 25 साल पहले एक स्टडी यहाँ पर पब्लिश हुई थी। उन्होंने यहाँ पर सैंपल्स को डिराइव करते हुए बोला था एंड उन्होंने क्या स्टडी किया था कि केमिकल इम्बैलेंस जो है फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से क्या वो क्लाइमेट चेंज में इंपैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल हेल्थ इफेक्ट होती है या नहीं होती है ना, कि उसी की बेसिस पर उन्होंने डिसीजन लिया था। बट वो जो स्टडी है ना वो बहुत छोटे स्केल पे कवर की गई थी, जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे वो बहुत ज्यादा कम थे। बट इन दैट सिचुएशन उन्होंने देखा कि जो आइडिया है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़िया है, उसी के बेसिस पे रिसर्च को कैरी आउट किया गया। टेकिंग के प्राइमरी जो रिसोर्स है वो उनका यही वाली स्टडी है। उसमें उन्होंने क्या किया, जो कमियां थी यानी कि सैंपल साइज अगर कम थे, उन्होंने एम्पल ऑफ साइजेस यानी कि जो सैंपल साइज है उसको इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है जिसके अंदर इन्होंने एरेबल लैंड्स एज वेल एज बैरल लैंड्स को भी कवर किया। एरेबल लैंड्स कौन सी लैंड, जहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, जिसको हम फर्टाइल लैंड भी बोलते हैं। बैरन लैंड जहां पर अब कहीं किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि एरेबल लैंड को ज्यादा कंसिडर किया, यहाँ पर बैरन लैंड्स को भी सैंपल जो इनके लिए हैं। तो अब उन्होंने यही बोला कि मेजर हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करता है वो किसकी वजह से कंसिस्ट करता है, कार्बन की वजह से करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक मेजर आइडिया क्या होता है कि कार्बन को हम स्टोर करके सॉइल के अंदर रख दे, है ना, ताकि परमानेंटली वो एक तरह से कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑल टुगेदर ज्यादा होंगे इन द सॉइल। तो सेम ही चीजों के पीछे ना उन्होंने यही स्टडी को कंडक्ट किया कि जो कार्बन है या ऑर्गेनिक कार्बन अगर एक सॉइल के अंदर कम होता है तो जो डेफिशिएंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो इन द सॉइल होती है ज्यादा। अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट या ऑर्गेनिक कार्बन हाई होती है तो डेफिशिएंसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या माइक्रो कंपोनेंट्स की वो कम होती है। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने रेनफॉल, टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे स्टडी जो है वो कंडक्ट जरूर की, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि रेनफॉल, टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड डिटरमिन करते हैं कि कितना ज्यादा कार्बन कंपाउंड या कंपोनेंट एक सॉइल के अंदर होता है। तो इन द केस ऑफ रेनफॉल उन्होंने बोला कि रेनफॉल जहां पर ज्यादा होगी आप देखोगे कि वहां पर ऑल टुगेदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो आपका वॉशिंग है मतलब या जो एरिया है उसके अंदर सीपेज जो है वो ज्यादा हो जाती है ना। रेनफॉल किसी एरिया के अंदर पड़ी, रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर, तो डिसॉल्व हो जाते हैं वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसकी एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ऑल टुगेदर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ट्रीज एंड न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। तो अब जहां पर रेनफॉल ज्यादा है वहां पर आप फिर से भी देखोगे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका जो प्रेजेंस है वो कम है, यानी कि कंपाउंड्स हैं जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस वो चीज को यहाँ पर बताया गया। दूसरा उन्होंने टेम्परेचर के केस में बताया कि उन्होंने बोला कि जो टेम्परेचर है वो भी क्या करता है, हाई टेम्परेचर जब होता है किसी रीजन के अंदर तो वहां पर जब सनलाइट फॉल करती है तो एक तरह से हीट की वजह से केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं एंड उसकी वजह से जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से अगेन जो सॉइल है, सॉइल हेल्थ जो है उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी कम पाए जाते हैं एंड कार्बन कंपाउंड जो है उसका लेवल जो है वो कम होता है। एंड ऑपोजिट इन दी अदर केस जहां पर टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो है वो या केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तभी ठंडी जगहों पे हम जनरली ये चीज देखते हैं कि जो हमारा डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो स्लो होता है। तो इस चीज के ऊपर इन्होंने भी यहाँ पर एक टिक मार्क लगाया कि ये कॉन्सेप्ट सही है। तीसरी बात आती है ऑल्टीट्यूड की। ऑल्टीट्यूड के केस में भी सेम होगा कि अब जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी वहां पर जरूर आप देखोगे कि टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, है ना, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने यही चीज को बोला कि जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड होगा
उतना ज्यादा आप देखोगे कि कार्बन का कंटेंट या कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सॉइल के अंदर ज्यादा होंगे, एंड वाइस वर्सा। ये आपकी पूरी स्टडी ने बताया। तो उन्होंने ये बोला कि फर्टिलाइजर्स जो कि प्लेन रीजन के अंदर या इवन के यूज किए जा रहे हैं वो साइंटिफिक जरूर है अप्रोच के अंदर, बट उन्होंने जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उसका इम्बैलेंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सो एज अ रिजल्ट जो सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए थी इवन आफ्टर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो अब और ज्यादा बैरन होती जा रही है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट कि अब इनको प्लेन एरियाज में ज्यादातर यूज किया जा रहा है। इंडिया को ही इन्होंने यूज किया, ज्यादातर इंडिया के रीजन को ही यूज किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्लेन्स वाले रीजन में अगर आप देखोगे टेम्परेचर भी हाई रहता है, मेजरली सर्दियों के टाइम पे वो टेम्परेचर कम रहता है, बट अगर आप देखो कि जहाँ पे मेजरली एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पे ऑल्टीट्यूड भी कम है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड कम है मतलब कि ऑल टुगेदर क्या होगा कि आपकी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा ही कम रहेंगे। ठीक है, प्लेन रीजन के अंदर टेम्परेचर जो है मेजरली हाई रहता है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उससे क्या हो रहा है कि सर्दियों का जो टाइम पीरियड है वो कम हो रहा है, बट घनी सर्दियां हो रही हैं, बट जो गर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो टेम्परेचर ज्यादातर हाई ही रहता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फिर से कम हो रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है आपकी सॉइल के अंदर कम हो रहे हैं। रेनफॉल जो है या तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा रेनफॉल एकदम से सडनली पैटर्न जो है मॉनसून का चेंज हो गया है, उसके बाद क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना आपको कि जितना ज्यादा सीपेज होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे सॉइल के अंदर। तो उन्होंने बोला कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है चाहे आप यूज भी कर रहे हो उससे सॉइल की हेल्थ के ऊपर और भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, एंड फर्दर राइजिंग टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ये आपको और ज्यादा दिक्कतें दे सकता है, क्योंकि इस वजह से भी सॉइल हेल्थ और ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। आई होप आपको चीजें समझ में यहाँ पर आई होंगी। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Soil organic matter is a portion of organic residues in soil in various stages of decay. Second statement कह रही है कि top 30 centimeter of soil contains more carbon than the atmosphere and vegetation combined on a global scale. Which of the statements above is or are correct? The correct answer is option number C. दोनों की दोनों statements correct हैं। अब soil organic matter क्या होता है? वही पोर्शन ऑफ द सॉइल जहां पे ऑर्गेनिक मैटर जब डिके होता है, कोई भी वहां पर आप कह सकते हो कि पत्ता, लीफ, ट्विग कुछ भी गिरता है, इवन की जो डेड बॉडीज होती है ऑफ द डिकेइंग एनिमल, जब वो भी अब क्या होती हैं डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, तो उसी डिकम्पोजिशन स्केल से हम बोलते हैं ना कि वापस से जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनसाइड द बॉडी या जो डेड एंड डिकेइंग मैटर की वजह से जो ह्यूमिफिकेशन वाला प्रोसेस हम बोलते हैं, वो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिटेन करता है इन द सॉइल। तो उन्हीं वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन के अंदर जो ऑर्गेनिक रेजिड्यूज सॉइल के अंदर जनरली पाए जाते हैं, जिसमें मेजर कंपोनेंट कार्बन का होता है, हम उसको सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है कि जहां पर कार्बन ज्यादा है 30 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल जो है, यानी कि टॉप लेयर जो है हमारी सॉइल की, उसमें से 30 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल मैक्सिमम कार्बन को रिटेन करती है, एंड इवन की 30 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल जो है वो वेजिटेशन को अगर आप कंबाइन भी कर दो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो भी ग्लोबल स्केल पे जो टॉप लेयर है या टॉप 30 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल है वो ज्यादा कार्बन को यहाँ पर सीक्वेस्टर करके रखती है या स्टोर करके रखती है। ठीक है, एंड ये जो स्टेटमेंट है मैं आपको यहीं से ही बता रही हूं कि हमारा जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उन्हीं की एक स्टडी है, उसी का ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रही हूँ, उन्हीं की ये स्टेटमेंट आपको बताई गई है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है, एंड इसको हम टॉप 30 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल कंटेन्स मोर कार्बन देन द एटमॉस्फेयर एंड वेजिटेशन कंबाइंड। तो ये वहीं पे उन्हीं की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है इसका स्क्रीनशॉट मैंने डायरेक्टली लगा दिया है। देन आदित्य L1 गेट्स अ क्लोज लुक एट इरप्शंस फ्रॉम द सन। अब आदित्य L1 स्टैंड्स फॉर लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है, तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे हमारा आदित्य L1 जो है वो प्लेस हो गया था सक्सेसफुली। अब उनका मेजर आइडिया क्या था L1 का, आदित्य L1 का, कि अब वो L1 पोजीशनिंग से अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन लेंगे। ठीक है, अनइंटरप्टेड व्यू की वजह से उनका मेजर प्लान क्या था कि जो कोरोनल मास इजेक्शंस हैं उनको ये स्टडी करेंगे। अब कोरोनल मास इजेक्शंस में कोरोना क्या होता है, फॉर योर रिवीजन, कि जो अब सन है उसकी आउटर लेयर ऑफ द सन होती है, उसको हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ तो यहाँ पर सन की कोर के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जिस वजह से जो सन है एकदम से जो इजेक्शंस करते हैं, यानी कि इजेक्शन एज अ रिजल्ट कि जो सनलाइट है या इवन की उनकी तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो आयंस की अगर आप बात करो है ना, उनकी जो कैपेसिटी है जो नॉर्मल रेंज में होती है उससे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, कोरोनल मास इजेक्शंस हम बोलते हैं। इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हेल्थ इंपैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, बट उसके अलावा कम्युनिकेशन के अंदर डिसरप्शन बहुत होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर मेजरली, है ना। तो ये कोरोनल मास इजेक्शंस के क्राइटेरिया को समझने के लिए कि क्या प्रोसेसेस है, आदित्य L1 जो कि इंडिया का पहला ऐसा मिशन है उसे लॉन्च किया गया था। तो अब उसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी क्या, एक सिंपल सी चीज है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगाया गया है। ठीक है, अब वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला गया है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ।
ठीक है। अब वो कोरोनोग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि कोरोनोग्राफ अब कोरोना को स्टडी करेगा, उसी की इमेजरी को यहाँ पर ड्रॉ करेगा ड्यूरिंग द डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, क्योंकि अब L1 पे कभी भी सनसेट होता ही नहीं है। अनइंटरप्टेड व्यू की मैंने आपको बात कही, ठीक है। तो L1 पे कभी सनसेट होता ही नहीं है, तो वो कोरोनल मास इजेक्शंस के टाइम एंड अगेन इमेजेस जो है वो कैप्चर करेगा, साथ में कि कितने टन्स के हिसाब से जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसको यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। अब हीट जो है, हीट को हम किसके अंदर, जूल्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, है ना। जो सिंबल है हमारा वो जूल्स ही होता है, तो जूल्स के हिसाब से वो देखेगा कि कितनी ज़्यादा हीट सन की जो है किस टाइम पे हुई है, एंड उसी के बेसिस पे फर्दर जो डेटा को कंबाइन करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड उस पर इम्पैक्ट कर रही है, या किस तरीके से जो आयंस हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं, जिस वजह से अब आयंस के साथ ही कंबाइन होकर जो हीट है वो पहुंचती है इंडिया कह रही हूँ पूरे अर्थ के ऊपर, है ना। तो उसी बेसिस पे वो देखेंगे कि वो व्हाइट लाइट को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा हो रहा है एंड क्यों, या कितना ज्यादा फ्यूल जो है वो सन अपना यूज कर रहा है कि कोरोनल मास इजेक्शन हो सके। एंड इसी के बेसिस पे जो हमारे पास डेटा आया है VELC के द्वारा, उन्होंने यही बोला है कि कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो टाइम एंड अगेन बढ़ती जा रही हैं। पहले जो हमारे पास इनिशियल स्टडीज के अंदर यही पाया गया था कि जो सन है उसका जो बेसिक जो कोरोना से नॉर्मल टाइम्स पे जो सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है उसका एक स्पेसिफिक जो है डेटा सेट उनके पास था, बट उसको अगर कंपेयर किया उस डेटा सेट को इस नए डेटा सेट के साथ, तो उन्होंने देखा है कि सन अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर है इस टाइम पे एंड बहुत ज़्यादा हीट को यहाँ पर उगल रहा है, ठीक है। तो इसी हीट का कंपैरिजन जो है उन्होंने कंपेयर किया किसके साथ, टाइटैनिक को सिंक करने वाले आइसबर्ग के साथ। तो उन्होंने बोला कि 270 मिलियन टन्स का जो मास है वो कोरोनल मास इजेक्शंस नियरली इस बार देखा गया, जो रिसेंट डेटा कह रहा है। अगर हम उसके टाइटैनिक वाले आइसबर्ग के साथ उसको कंपेयर करें तो दैट वाज 1.5 मिलियन टन्स। तो अब 1.5 मिलियन टन्स के कंपैरिजन में 270 मिलियन टन्स उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो आ रही है, इतनी ज़्यादा हीट जो है वो फील कर पा रहा है आदित्य L1, जिसके बेसिस पे डेटा दिया गया है। तो अब कोरोनल मास इजेक्शंस के ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन की जानी है, या उसी के बेसिस पे डेटा सेट जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ें बताता रहेगा, राइट। तो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट है आदित्य L1 इज प्लेस्ड अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द सन नेवर सेट्स एट L1 पॉइंट बट विटनेसेस एक्लिप्सेस व्हिच विल क्रिएट एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर आदित्य L1। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। अब L1 से हमें ये पता है लैग्रेंज पॉइंट 1 है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट 1 कहाँ पे, हमें उसकी पोजीशनिंग भी पता होती है, बट क्या हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर मार खा सकते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि L1 ऐसा लैग्रेंज पॉइंट, उसको मैं इमेज भी आपको दिखाऊंगी, L1 ऐसा लैग्रेंज पॉइंट है जहां पर अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन मैं बार बार रिपीट कर रही थी। इसका मतलब ही यही था कि यहाँ पर सन कभी सेट नहीं करता, प्लस एक्लिप्सिस का इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। L1 पॉइंट को इसीलिए चूज किया गया था। तो अब पोजिशनिंग देख लेते हैं L1 की। अगर मैं आपको बोलूँ दिस इज योर L1 पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर L1 पॉइंट, दिस इज योर L2 पॉइंट, दिस इज योर L3 पॉइंट, L4 एंड L5, एंड ये आपका सन है, ठीक है। L1 पॉइंट इसीलिए चूज किया गया क्योंकि एक तो L3 देखो, एक तो L3 बहुत दूर हो जाता है, इस वजह से जो डेटा यहाँ पर देखा जाता उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वो होता, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लेट या तो पहुंचता या तो हम हो सकता है सैटेलाइट को लूज भी कर सकते थे, ठीक है। L2 पॉइंट जो है अब अनइंटरप्टेड व्यू हमें नहीं देता क्योंकि बीच में अर्थ भी आ जाती है एंड उसके बाद मून भी आ जाता है, दिस इज योर मून, ठीक है। L4 एंड L5 पॉइंट्स को ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इनको अनस्टेबल पॉइंट्स ज़्यादातर बोला जाता है, ठीक है। स्टेबल है बट इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू L1, L2 एंड L3। तो L1 बचता है। L1 पोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, एक तो आपको डायरेक्ट विसिनिटी ऑफ द सन में हो आप, सन कभी यहाँ पर अर्थ के रोटेशन की वजह से तो सनसेट और सनराइज होता है ना। तीसरी चीज आपके पास पॉइंट आती है कि जो मून है उसकी भी विसिनिटी से आप दूर हो, ठीक है। मून की विसिनिटी से आप दूर हो तो मतलब मेजर आइडिया क्या है कि एक्लिप्सिस को आप यहाँ पर नहीं देख पाओगे, ठीक है। L1 पॉइंट पे एक्लिप्सिस जो है वो अकर ही नहीं होंगे। तो अनइंटरप्टेड व्यू है, सोलर एक्लिप्स होगा तो जहाँ पर आपका सन है उसके बीच में मून आ जाता है ना अर्थ आ जाता है, तो हमारा जो आप कह सकते हो आदित्य L1 है वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो एक्लिप्सिस वाला आइडिया नहीं है। लूनर एक्लिप्स की भी अगर आप बात करो वो तो होता ही, अब अर्थ जब अपनी शैडो कास्ट करती है ऑन द मून, तो आदित्य L1 तो यहाँ पे ही कहीं पे रह गया, तो मून के ऊपर शैडो कास्ट करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सिंपल सा आपका ये कॉन्सेप्ट था। देन नेक्स्ट आपके पास जो इमेज है दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग सूर्य किरण जेट्स परफॉर्म एरियल एक्रोबैटिक्स एट ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी असम ऑन संडे मार्किंग द 93rd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की 93rd एनिवर्सरी थी इस बार। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओ कि जो 93rd एनिवर्सरी के हिसाब से हमारा जो अब इंडियन एयरफोर्स है वो कौन से साल के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है जो
मतलब मुझे लगता है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के लिए, क्योंकि आ चुका है आपके यूपीएससी में ये क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग: एयर कॉमोडोर, स्क्वाड्रन लीडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। अरेंज द रैंक्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट। लोएस्ट टू हाईएस्ट है, हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। आप इसको इजीली फर्स्ट चीज अगर आपको या तो लोएस्ट रैंक अगर आपको आइडिया होता है, आपको पता लग जाता है कि इंडियन एयरफोर्स जब भी कोई ज्वाइन करता है एंड वो फ्लाइंग के लिए घुसता भी है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो सारे ऑफिसर्स को इनिशियली फ्लाइंग ऑफिसर ही बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक लेवल पे हर एक व्यक्ति फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक से ही शुरू करता है, तो आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल आता, ठीक है। बाकी अगर आपको मैं डिस्कस करना चाहूँ पूरे रैंक्स को, तो आप एयरमैन, एनएससीज, ठीक है, इवन ऑफिसर्स की जब हम बात करें, फ्लाइंग ऑफिसर की तरह वो ज्वाइन करते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं, फिर विंग कमांडर बनते हैं, ग्रुप कैप्टन बनते हैं, एयर कॉमोडोर बनते हैं, एयर वाइस मार्शल बनते हैं, देन एयर मार्शल बनते हैं, एंड देन एयर चीफ मार्शल बनते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर हायरार्की है, ठीक है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर मैंने तीनों सर्विसेज की आपको एक जॉइंट कंबाइंड टेबल दिया था, उसी के बेसिस पे आप इन रैंकिंग्स को प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। देन अ हेलीकॉप्टर ड्यूरिंग अ ड्रिल एट द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन द मिडल ऑफ द गंगा इन वाराणसी, ठीक है। तो सिंपल सी न्यूज़ है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एक शिप है, उसके ऊपर यहाँ पे हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया है एनएसजी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। तो क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एनएसजी इज अ फेडरल कंटिजेंसी वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि द स्पेशल रेंजर ग्रुप्स कंप्राइजेज ऑफ आर्मी पर्सोनल एंड स्पेशल एक्शन ग्रुप कंप्राइज ऑफ पर्सोनल फ्रॉम सेंटर और स्टेट पुलिस फोर्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 1984 के अंदर प्लान बना था कि एनएसजी को बनाया जाना चाहिए, एंड बाय द ईयर ऑफ 1986 एनएसजी की स्थापना कर दी गई थी। अब एनएसजी को बनाने का आइडिया क्या था कि ये जीरो एरर फोर्स होगी जो कि कॉन्टिजेंसीज को ध्यान में रखेगी और फेडरल इन नेचर होगी, ठीक है। फेडरल इन नेचर, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे अलग अलग तरीके से ये ऑपरेट करेगी। कॉन्टिजेंसी इमरजेंसी के टाइम पे आने वाली इमरजेंसी के टाइम पे काम आने वाली ऐसी स्पेसिफिक फोर्स जो कि अब टारगेट ओरिएंटेड होगी, एंड ये टारगेट्स इनको इस तरीके से दिए जाएंगे ताकि ये जीरो एरर को कंडक्ट करा सकें, ठीक है। या जीरो एरर का जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जिस्ट करे। तो अब इन्हीं के अंदर दो तरह के एनएसजी के अंदर आप देखोगे कि दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड फोर्स है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स हैं जो कि अब जिनमें स्पेशल एक्शन ग्रुप है। स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है वो आर्मी पर्सोनल एंड को ही यहाँ पर कंसिडर करता है, ठीक है। जो आपका एसएजी है उसके अंदर आर्मी ही आएगी, आर्मी पर्सोनल्स ही होंगे। अब एक स्पेशल रेंजर ग्रुप है, ठीक है। या आप ऐसे याद कर सकते हो, स्पेशल आर्मी की जब हम बात कर रहे हैं, एक्शन ग्रुप की बात कर रहे हैं, ए जहां पर आगे वहां पे आर्मी यूज होगी, ठीक है। रेंजर ग्रुप्स की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर स्टेट और सेंट्रल पुलिस की तरफ से जो भी ऑफिशियल्स हैं वो इसका पार्ट बनेंगे, वो एनएसजी का यहाँ पर पार्ट बनते हैं। तो इसी का आइडिया 84 के अंदर जरूर आया, बट उससे पहले भी कंट्रीज के अंदर एनएसजी विद डिफरेंट नेम जानी जाती है, जिनमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पैटर्न ऑफ SAS ऑफ यूके एंड GSG-9 ऑफ जर्मनी, ठीक है। इन्हीं के पैटर्न्स पे या इन्हीं की मोटिवेशन रखते हुए एक ऐसी कॉन्टिजेंसी टास्क फोर्स जो है वो गठित की गई थी, ठीक है। तो GSG-9 जर्मनी स्पेसिफिकली क्यों कंडक्ट की गई थी? म्यूनिक के अंदर आप देखोगे ओलंपिक्स को कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे मेजर एक हैपनिंग हो गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि क्यों बनाई गई थी GSG-9 ऑफ जर्मनी, एंड कैसे इन्होंने जो अब एक जो फ्लाइट है वो हाईजैक हुई थी, उसी के बेसिस पे ऑल टुगेदर SAS ऑफ द यूके एंड जर्मनी ने मिलकर कैसे जो वो फ्लाइट जो अब हाईजैक हुई थी उसको कैसे वापस लेकर आए थे। तो ये उसी स्टोरीज के बेसिस पे आप देखोगे कि SAS ऑफ जो यूके है एंड जर्मनी की जो GSG है, ये दोनों ने मिलकर बहुत सारे ऐसे जॉइंट ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है, जिस वजह से अब इनका नाम जो है वो एक स्पेशल टास्क फोर्स की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मोटिवेशन की तरह जरूर ये रोल प्ले करता है। इंडिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एनएसजी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 1986 के अंदर सितंबर के अंदर ये बनाई गई थी, जो अब एनफोर्स हो गई थी, ठीक है। तो 1986 में ही अगस्त के अंदर आप देखोगे जो बिल है वो टेबल हुआ था, एंड उसके बाद सितंबर के अंदर एनएसजी की स्थापना कर दी गई थी। देन श्रीलंकन MP बैट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग जॉइंट फिशरीज कॉर्पोरेशन। जॉइंट फिशरीज कॉर्पोरेशन में आप देखोगे कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में बढ़ गए थे विद रिस्पेक्ट टू काचाथीवो आइलैंड,
ठीक है। कचातीवू आइलैंड एक क्या है, अनइनहैबिटेड आइलैंड है, ठीक है, अनइनहैबिटेड आइलैंड है, जिसके अकॉर्डिंगली अब कुछ एक ट्रीटी साइन हुई थी 1980s के अंदर, अकॉर्डिंग टू विच कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही जो इंडियन फिशरमैन हैं वो फिशिंग कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो राइट श्रीलंका को दे दिए गए थे। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट फिशरमैन कम्युनिटी के आपस में हुए, इसी वजह से एंड इंडिया श्रीलंका के जो रिलेशन हैं वो भी और ज़्यादा खराब होते हुए नजर आए। तो अब श्रीलंका की तरफ से यही रिस्पॉन्स आया है कि इंडिया और श्रीलंका एक जॉइंट फिशरीज जो कॉरपोरेशन है वो इस्टेब्लिश कर ले, जिससे पोटेंशियली जो दोनों नेशंस के बीच में छोटे छोटे मुद्दों को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, इसे रिजॉल्व किया जा सकता है। यानी कि ये एक गुड इंटेंशन के साथ सामने रखा गया प्रपोजल है जो कोऑपरेशन की बात करता है। एंड उन्होंने बोला कि अब रिलेशंस जो हैं या रैशनल्स जो हैं इसके पीछे के बहुत सारे हैं, यानी कि एक मुद्दा अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज का विद इन द फिशरमैन कम्युनिटीज ऑफ बोथ द कंट्रीज उसे रोक सकता है। एंड जो बहुत फिशरमैन कम्युनिटीज हैं ऑफ द कंट्रीज दे कैन कोऑपरेट इन बिटवीन, अगर ऐसी कोई कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करती है तो एक तरह से वो सॉलिसिट करेगा फिशरमैन कम्युनिटी का ये कॉन्सेप्ट कि अब व्यूज क्या है उनके प्रपोजल ऑन फॉर्मिंग द इंडो श्रीलंकन फिशरीज कॉर्पोरेशन। तो अभी फिशरीज सेक्टर नहीं, फिशरमैन सेक्टर से भी बात करनी जरूरी है, बट पहले इंडिया को भी सिर्फ प्रपोजल दिया गया है। इफ इंडियन गवर्नमेंट एग्रीज तो फिशरमैन कम्युनिटी से बात करके हो सकता है जॉइंट कॉर्पोरेशन बन जाए। तो जब यहाँ पर आप डिस्कस करते हो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स में इंडिया एंड श्रीलंका, तो उसके अंदर आप ये जो कॉर्पोरेशन है उसका नाम भी एज एन एग्जांपल इन योर मेंस लिख सकते हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। देन 2 डेड एज सुपर टाइफून फुंगवोंग लैशेस फिलीपींस, ठीक है। तो अब एक तो टाइफून का कॉन्सेप्ट है जिसको हमने बोला था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम टाइफून्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुपर वर्ड क्यों ऐड हो गया, ये सुपर वर्ड का क्या मतलब है? तो जनरली हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो 200 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास तक ही होते हैं, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ अगर आप देखोगे कि मॉइस्चर पिक करते 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 जैसे ही वो लैंड वाले एरिया तक पहुंचते हैं वो अपना क्या कर देते हैं, जो मॉइस्चर है वो लूज कर देते हैं, एज ए रिजल्ट लैंडफॉल करते हैं, ठीक है। तो सुपर टाइफून के केस में क्या होता है, एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि जो उनकी स्पीड है वो 200 किलोमीटर नहीं 250 किलोमीटर, 240-250 किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर्स पर आवर के आसपास रहती है, जिस वजह से इनको हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन का रेट बहुत ज्यादा होगा। तो हरिकेन के ग्रेड 5 के अंदर या टाइफून के कॉन्सेप्ट में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्सेप्ट में ये ग्रेड 4 की डिस्ट्रक्शन को कॉज कर सकता है, जान माल का नुकसान इसमें ज्यादा हो सकता है, इसलिए इसको सुपर टाइफून बोला गया, या सुपर साइक्लोन भी हो सकता है बोला जा सके डिफरेंट रीजन्स के अंदर, ठीक है। यही डिफरेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। देन मोदी हिल्स डेवलपमेंट जर्नी ऑफ उत्तराखंड, तो उन्होंने ये बोला कि उत्तराखंड की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है, एंड ये स्टेटमेंट उन्होंने दी 25th एनिवर्सरी ऑन द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो स्टेट ऑफ उत्तराखंड अगर आप देखो उसकी क्रिएशन 2000 के अंदर हुई थी, साल 2000 के अंदर हुई थी, जब वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नई स्टेट बनी थी, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि 25 साल की जर्नी के अंदर भी अगर आप देखो कि स्टेट ने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर डेवलप कर लिया है, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट के उन्होंने यहाँ पर क्या लेके आए, यूसीसी लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। साथ में उन्होंने बोला कि उन्होंने आप एंटी कन्वर्जन लॉ को भी लेकर आए सामने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े इश्यूज है जिनको आपने इजीली रिजॉल्व भी कर लिया। तो वहां की जो गवर्नमेंट उनकी तारीफ की जा रही थी, तो बट उन्होंने बोला कि आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है जिसे अचीव करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। बट अगर आप देखो कि साल 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तभी उत्तराखंड को एक नया जो स्टेटहुड है उसका दर्जा दिया गया था, एंड रिस्पेक्ट या आप कह सकते हो ट्रिब्यूट्स फॉर द पीपल जिन्होंने स्टेटहुड के टाइम पे अपनी लाइफ्स को खोया, उनको उन्होंने वहां पे ये भी दी। एंड सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि जो नए ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ 8140 करोड़ उत्तराखंड के लिए लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंदर किस कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च किए गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट्स के अंदर ही जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि जो उत्तराखंड है वो एक स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है, कीपिंग इन माइंड कि कितने सारे आश्रम्स एंड इवन योगा से रिलेटेड प्रैक्टिसेस जो है वो उत्तराखंड के अंदर की जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम ऋषिकेश हरिद्वार वाले रीजन की बात करें तो उन्होंने बोला जितनी आप कैपेबिलिटी बीइंग इन उत्तराखंड की जो स्टेट है वो रखती है, वो उसको वर्ल्ड कैपिटल बना सकती है इन द स्पिरिचुअलिटी के जॉनर के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि यू शुड कंटिन्यू विद द गुड वर्क। एंड उसके अलावा अगर आप देखो तो उन्होंने मेंशन किया, जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने स्पेसिफिक क्यूजीन्स की बात की, जिसको मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। आई एम सॉरी बट मुझे उत्तराखंड की क्यूजीन्स के बारे में पता जरूर है, थोड़ा आइडिया है, बट मेरे को पता नहीं है वो प्रोनाउंस कैसे होती हैं, ठीक है। दुबके, देन चुदखानी, ठीक है, देन रोटरसा, रस भात एंड जंगोर की खीर। तो उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया यहाँ पर। उन्होंने बोला कि फिल्म डेस्टिनेशन भी बनती जा रही है एंड वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी उत्तराखंड में जो टूरिज्म है वो अट्रैक्ट हो रहा है, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल एज अ होल। एक हिमालयन स्टेट होने के बाद भी अगर आप देखो तो
उन्होंने जैसे अब हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड्स वाला इशू बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बोला कि आपने पोल्यूशन वाले रीजन को भी या इवन जो ये फिल्म डेस्टिनेशंस के लिए भी आप एक आइडियल सिचुएशन यहाँ पर बनकर रह रहे हो। एंड करंटली देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात करी थी कि ओवर 2 लाख करोड़ जो है करंटली इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं 4 धाम के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें रोपवे बनाया जाना है 4 धाम के लिए, एंड ऋषिकेश का कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो आइडियाज है, ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है, इनके बारे में आपको बता दिया गया है, राइट। तो 2026-2027 के जो बैचेस हैं फाउंडेशन के दैट आर ऑन गोइंग, कोई स्पेसिफिक बैच भी अगर आप परचेज करना चाहते हो कि सिंस अगर आपको सिर्फ ऐसे ही परचेज करना है तो उसके लिए अलग बैच अवेलेबल है, ठीक है, या आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हो या प्री का ही काम करना चाहते हो, प्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो सेपरेट बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू, राइट, व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एंड मेंस। तो कोई भी बैच की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हो, हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का बैच इज ऑल्सो लाइव फॉर 2026। फाउंडेशन का एक कोर्स है जहां पर आपकी एनसीईआरटी एंड जीएस दोनों को कवर किया जाएगा। मॉक टेस्ट भी आपके होंगे, जीएस के आप कह सकते हो कि आपके एनसीईआरटी के जो टेस्ट हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की टेस्ट हैं। पीवाईक्यूज की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, एंड मेन्स के आपके टेस्ट जो है वो भी इसमें कवर किए जाएंगे, एंड एसए कॉम्पोनेंट जो है, इंग्लिश एसए का जो कॉम्पोनेंट है वो भी इसमें कवर किया जाएगा। तो 19,999 का ये बैच अवेलेबल है। अगर आप कोड न्यूज यूज करते हो एक्सक्लूसिवली तो आपको डायरेक्टली 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, इन केस कोई भी एग्जिस्टिंग कोड अभी काम नहीं कर रहा है, यानी कि 15% से ज्यादा कोई भी कोड अगर एप्लीकेबल अभी नहीं है तो आप ये न्यूज कोड जो है लगा दोगे तो 15% आपको डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन आप बैच को इजीली एनरोल कर सकते हो, वेबसाइट से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, टोल फ्री नंबर से भी आप जो सेल्स टीम से बात करके इजीली परचेज कर सकते हो, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हो। आवर टीम विल गेट बैक टू यू, राइट। तो एक और अनाउंसमेंट मुझे यहाँ पे करनी थी कि अभी 6 बजे जो आपके डाउट्स हैं बच्चे लेकर आते रहिए, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं किस तरीके से एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन को और इनिशिएट कर सकूं, बट आई वुड ऑल्सो प्रेफर कि आप खुद से भी कुछ मुद्दे और डाउट्स लेकर आ सके जहाँ पे आपको जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको हम इजीली एड्रेस कर पाए, है ना। कि कोई भी अभी ऐसा जो आपको प्रॉब्लम जो है आती है, चाहे चलो न्यूज़पेपर वाला कॉन्सेप्ट तो चलो है ही है, बट उसके अलावा भी अगर आपको लगता है ना कि ये सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेकर डाउट आ रहा है, तो विल गेट इट सॉर्टेड थ्रू द फैकल्टी इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं खुद से वो इनिशिएटिव एक तरह से लेना चाहती हूँ कि मैं बताना चाहूँ कि फैकल्टी से या फैकल्टी के पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड फैकल्टी है, उनके बच्चों को ये इशू आ रहा है, इफ़ यू कुड गिव मी अ रिटन रिप्लाई, या आप एक बच्चे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम इनिशिएट करने की इनिशियली पॉसिबिलिटी रख रहे हैं। तो कोई भी डाउट होता है अपना सामने लेकर आओ, ठीक है। कि उस चीज़ को अगर आप डिस्कस करोगे ग्रुप के अंदर 4 लोगों के आगे, आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रख पाओगे, अपनी बातों को भी सामने रख पाओगे, एंड एक्चुअली में फैकल्टी आपको कैसे गाइड करती है वो चीज़ को भी आप सामने रख पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको 2 या 3 तरह से और इनपुट मिल जाएगी, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा और वाइडन अप होगा, तो आप बेटर चीज़ों को प्रेजेंट कर पाओगे यहाँ पर, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी ऑल्सो। बट आपको कोई छोटे मोटे और दिक्कतें आती है ना, कोई भी डाउट आता है, एकेडमिक डाउट आता है या वैसे भी कोई डाउट आता है, यू फ्री टू इंटरैक्ट इन दैट ग्रुप, बट आपको कुछ ग्राउंड रूल्स हैं वो ले आउट कर दिए गए हैं, तो उस बेसिस पे प्लीज उसको थोड़ा सा फॉलो करते हुए चलना। बट उसके अलावा इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, आई एम देयर फॉर you, right? I'll try to guide you in every possible way, right? So that is all from my side today. Thank you so much.